बच्चों करंट डेंसिटी करंट अपॉन एरिया होता है। करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। और जो करंट का अमाउंट होता है, वैल्यू होती है, वो अपॉन में जो एरिया होता है, जितने क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट वो फ्लो करती है, उसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। तो इस फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे पास है, जिसको हमें लगा कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इस वजह से, और बेसिक क्वेश्चन है, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को लिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं और फार्मूला यही अप्लाई होना है यहाँ पर। इसको फार्मूले को अप्लाई करके और फाइनली जो पूछा जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अ कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.6 मिलीमीटर स्क्वायर, ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी ये ए की वैल्यू है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल में ए की वैल्यू ये है। कंटेन्स 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको याद होगा। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये स्मॉल एन की वैल्यू है, ठीक है। फ्लोइंग पर सेकेंड, अब पर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यानी जब भी हमें अगर कहीं टी आ जाता है तो टी इक्वल्स टू हमें लेना है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है, 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेना है। थ्रू इट नॉर्मली, मतलब वो परपेंडिकुलरली, क्रॉस सेक्शनल के परपेंडिकुलरली जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, परपेंडिकुलरली फ्लो कर रहे होंगे नॉर्मली, तो करंट भी जो है वो नॉर्मली फ्लो कर रही होगी। अब जो कैलकुलेट करना है उसकी बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द करंट डेंसिटी, आपको करंट डेंसिटी बताना है, उसकी वैल्यू को बताना है, कैलकुलेट करना है, यानी जे की वैल्यू पता करनी, ठीक है। यहाँ से क्या पता करना है आपको, जे की वैल्यू, ये वैल्यू पता करनी है। और जे और करंट और ये सब में जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें ये संबंध होता है कि जे बराबर जो होता है करंट डेंसिटी बराबर जो करंट है वो अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देते हैं उसको, करंट को, तो मिल जाता है करंट डेंसिटी। अगर हम चाहें यहाँ से आई निकालना तो क्या होगा, आई आराम से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आई बराबर जे इंटू ए हो जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है इस फार्मूले की, और यही हमें चाहिए भी, ये फार्मूला हमारे लिए बेहतर है, बेस्ट, ठीक है, इसी को यूज़ करना है। यहाँ देखें, हम जे बराबर लिखेंगे आई अपॉन में ए लिखेंगे। ए की वैल्यू तो दिया है, ये वाली वैल्यू जो ए की है, लेकिन इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा जो चीज़ें दी गई हैं उसको पहले लिख लेते हैं, जो गिवन में चीज़ें हैं उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फार्मूला तो है ही हमारे सामने, वो कहाँ जा रहा है, वो कहीं भागेगा नहीं। पहले जो गिवन चीज़ें उसे लिख लेते हैं, चाहे तो आप यहाँ गिवन की हेडिंग डालें या फिर बिना ये हेडिंग डाले ही लिख सकते हो। क्या है, सबसे पहले एरिया दिया गया था, और ये 1.6 मिलीमीटर का स्क्वायर है, इसको सबसे पहले हम मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे, ठीक है। कैसे आएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होता है, और 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, लेकिन ये स्क्वायर है तो 10⁻³ बदल जाएगा -6 में। ये अब हम लिख सकते हैं मीटर का स्क्वायर, ठीक है, एरिया हो गया। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये एन की वैल्यू दी गई है, कितना, 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी टी की वैल्यू अपने पास है 1 सेकेंड, अगर ज़रूरत पड़ेगी हमें तो 1 सेकेंड हम यूज़ कर लेंगे टाइम की जगह पर, ठीक है। पूछा क्या गया है, अपना जे पूछा गया है, बाकी और कुछ गिवन है नहीं। फार्मूला अप्लाई करेंगे यही वाला, यानी करंट अगर हमें पता होती तो आसानी से हम, ए हमारे पास है और हम जे यानी कि करंट डेंसिटी को पता कर पाते, लेकिन आई नहीं पता है हमें, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहा है, तो एक फार्मूला हमारे पास है Q = NE, और एक फार्मूला और भी है Q = IT, ठीक है, IT, ठीक है। यहाँ लेफ्ट में दोनों जगह Q है, ये N भी दिखाई दे रहा है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और I भी दिखाई दे रहा है जो हमें चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके एक नया फार्मूला बना सकते हैं हम, NE जो पहले वाले फार्मूले में है राइट साइड में, और बराबर में IT लिखेंगे जो दूसरे वाले फार्मूले के राइट साइड में है, IT, ठीक है। अगर यहाँ से हम करंट निकालना चाहें तो आसानी से क्या निकाल नहीं सकते, NE अपॉन में T करना पड़ेगा, यहाँ वैल्यू रखो और सारी वैल्यू यहाँ पर करंट की वैल्यू आ जाएगी, I बराबर आ जाएगा, और इसी की तो हमें ज़रूरत है। N की वैल्यू है 5 × 10⁻12 है, E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 10⁻−19 कूलाम होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है ये। नीचे लिखना है आपको टाइम, और टाइम हमने देखा कि भाई पर सेकंड लिखा हुआ था, इस वजह से टाइम की जगह पर 1 ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते यहाँ पर, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गई अपनी, ठीक है, ये वैल्यू अपनी आई की हो गई।
आई हो गई, आई को हम यहाँ कैपिटल लेटर में लिखे हैं तो यहाँ भी कैपिटल लेटर में लिख दे भाई, वैसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई को हम स्मॉल आई लिखें चाहे कैपिटल आई, वो करेंट ही होता है, ठीक है। अब आई जब आ गया है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। जे की वैल्यू क्या होगी रे भैया, जे की वैल्यू आई जो आया है अभी, आई आ ही गया है भाई, तो इसे लिख देते हैं 1.6 10⁻⁻19। जैसे तैसे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी हमें ए की वैल्यू नीचे रखनी है और हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें से कट जाए, इस वजह से हमने इतना जोड़ा जोखिम उठाने का कोई प्रयास नहीं किया। नीचे जो ए की वैल्यू लिख दो भाई, ए की वैल्यू जो अभी नया आया उसको लिखेंगे, मीटर स्क्वायर वाले में लिखेंगे, इसको ना उठा के रख देना। क्या करना है भाई, 1.6 आया है 1.6 10⁻⁻6 ये आया था और ये मीटर स्क्वायर में आया था, वही हमें ज़रूरत थी, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। देखिए 1.6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट गया कि नहीं। अब क्या होगा, जो बचा उसको लिखो। नंबर में तो केवल 5 ही दिखाई दे रहा है हमें और कोई नंबर है नहीं, बाकी जो मसला है सिर्फ 10 की पावर का है। ये -6 यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ भी -19 है, तो हम पावर को घटा देंगे, यहाँ बचेगा -13, ठीक है। और यहाँ 10⁻12 है, तो 10⁻13 यहाँ से आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों को समझना है, इन दोनों में समझौता करा करके देखना कि 10 की पावर में आखिर बचता क्या है। प्लस में 12 है, माइनस में 13 है, तो फाइनली जो है 10 की पावर में कुछ बचेगा नहीं, -1 बचेगा, 10⁻⁻5 10⁻−1। इस 10⁻−1 का मतलब समझ रहे हो आप, क्या है, 1/10 है। 5 में 10 से डिवाइड कर दो और जे की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जो आंसर आएगा आपका जो है जे की वैल्यू, वो आएगा क्या, यहाँ से 0.5, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे। आई की यूनिट होती है एम्पियर और ये जो एरिया है उसका मीटर स्क्वायर होती है, तो मतलब एम्पियर और पर मीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा मेरे भाई। बिल्कुल आसान था, ठीक है। हमने ये जो J बराबर I/A है, इसको अप्लाई करने के लिए, ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन लिया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये हमने बस समझाने के लिए आपको दिया था कि भाई आप जो है बिल्कुल बेसिक से समझो और जो फार्मूला है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसको जो है बिल्कुल आसान तरीके से कैसे समझते हैं, वो हमने पूरा अच्छे तरीके से समझाया इसको। आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आगे जब भी ये फार्मूला आता है, इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप बेझिझक बड़ी आसानी से रिलैक्स होकर के सॉल्व कर सकते हो। यही हमारी शुभकामना है और यही हमसे आपसे उम्मीद है और यही हमारा पर्पज़ भी है इस वीडियो क्रिएशन का, कि आप जो हम छोटे छोटे टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करते हैं और क्वेश्चन को भी हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 1 2 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे ही लेके चलते हैं और एक टॉपिक के साथ 1 2 एग्जाम्पल लेते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो करने का हमारा पर्पज़ नहीं है, हमारा पर्पज़ सिर्फ ये है कि आपको जो टॉपिक समझ में आए और जो फार्मूला यूज़ करना है ना, उसका जो है उसको बिल्कुल कंठस्थ हो जाए आपको। और वो कंठस्थ तब होता है जब उस फार्मूले को आप जो है समझते हो, डेरिवेशन के प्रोसेस से समझते हो। और ऐसे नहीं रटने का प्रयास करोगे तो रटने का क्या सिलसिला ये है, रटने का ये सीन है कि रटने वाली बात जो है बहुत ज़्यादा देर तक रहती नहीं दिमाग में, वो वैनिश आउट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ से वाइप आउट हो जाती है, मिट जाती है दिमाग से। और जिस चीज़ को हम प्रोसेस से समझते हैं, लॉजिक से समझते हैं, यानी डेरिवेशन से समझते हैं जिस फार्मूले को, वो ज़्यादा देर तक रहती है, वो परमानेंटली हमारे दिमाग के ऊपर छपी रहती है। और वही चाहिए हमें, क्योंकि परमानेंटली जो चीज़ें हमारे दिमाग में होंगी उसी चीज़ को हम रिकॉल कर पाएंगे और उसको यूज़ कर पाएंगे, फार्मूले को यूज़ कर पाएंगे तभी जब वो कोई चीज़ परमानेंटली हमारे दिमाग में बैठी हुई है और एग्ज़ाम के समय में वही चीज़ बाहर भी आती है, उसी चीज़ को इस्तेमाल भी कर पाते हैं। बाकी जो रट्टी पट्टी चीज़ें ऊपर से पढ़ी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भूल जाती हैं, गायब भी हो जाती हैं, ऐसा लगेगा कि कुछ पढ़ा नहीं है हमने, ठीक है। सिर्फ वही चीज़ें रहेंगी जो परमानेंटली आपने दिमाग में रखी हैं। और वो कब होता है परमानेंटली, कब कोई चीज़ परमानेंट होती है, जब आप उस चीज़ को रिवाइज़ करते हो। पढ़ाई चीज़ में क्या है, पढ़ाई में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। रिवाइज़ करोगे, सारी चीज़ें पक्की होती चली जाएंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा, सारी चीज़ें आंखों के सामने, ऐसे आंख बंद करोगे ना, सब कुछ दिखाई देगा कि हाँ ये ऐसे हुआ था, ये वाला फार्मूला ऐसे था, ये वाली चीज़ इस पर डिपेंडेंट थी, ये वाली चीज़ इसके प्रोपोर्शनल थी, और कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और करना क्या है, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन के प्रोसेस में घुसो आप, ठीक है। रिवीजन के लिए आप समय निकाल लो, रिवीजन अभी फ़िलहाल टाइम है, बहुत समय है, बहुत ज़्यादा समय वैसे नहीं है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जेई मेंस और एडवांस हैं और नीट के एग्ज़ाम्स हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी
जो समय है उसमें आप क्या कर सकते हो कि जो हफ्ते भर आपने पढ़ा है उसको हफ्ते के एंड में, जैसे संडे है, संडे को छुट्टी होती है, संडे को आप हफ्ते भर में जो भी आप पढ़े हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक उसको रिवाइज कर लो जो भी पढ़ा है आपने। और ये प्रोसेस जब आप शुरू करोगे हर हफ्ते के लिए, हर वीक के लिए, जब ये हैबिट बनाओगे तो फिर लगेगा कि हाँ चीज़ें दिमाग में बैठ रही हैं, मतलब सारी चीज़ें याद हैं, कुछ भूला नहीं है। और इसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम पढ़ते तो चले जाते हैं सब कुछ, लेकिन वो रिटेन नहीं होता, दिमाग में बैठता नहीं है। सिर्फ इस वजह से नहीं बैठता है क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते हैं, और रिवाइज करने का जोखिम उठाना नहीं चाहते, क्योंकि डर भी लगता है कि अभी खोलेंगे वो पन्ना तो फिर उसमें से बहुत सारी चीज़ें उड़ चुकी होंगी, और उठ चुकी होंगी तो थोड़ा सा दिमाग में वो भी जो है अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है, अरे ये तो हमने पढ़ा था और भूल गए, मतलब ये हमने कहीं मिस्टेक किया है। और इस वजह से आप जो है उसे छूना नहीं चाहते, रिवाइज करना नहीं चाहते। लेकिन जैसे आप रिवीजन के प्रोसेस में आओगे, एक बार हिम्मत जुटाओगे और रिवाइज करने के लिए किताब खोलोगे हफ्ते में एक बार, और फिर उसी सिलसिले को जारी रखोगे, हर हफ्ते वही काम करोगे। फिर जो पूरा महीने भर का पढ़ा है उसको 4-5 दिन का समय निकाल करके अगर छुट्टी होती है तो एक हफ्ते, एक महीने में जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लोगे, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और फिर आपको समझ में आएगा कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। जो चीज़ें जो डाउट होती हैं, जो डर लगता है थोड़ा बहुत, वो गायब हो जाएगा। तो हमारा पर्पज़ सिर्फ यही आप इस वीडियो क्रिएशन का कि आप टॉपिक में धुरंधर हो जाओ, बिल्कुल मास्टर हो जाओ, डीप नॉलेज ले लो टॉपिक की। और क्योंकि टॉपिक ही से ही सब कुछ बनना है, चैप्टर पूरा बनता है टॉपिक से, और पूरा जो सब्जेक्ट है वो चैप्टर से बनता है। तो सबसे छोटी कड़ी है टॉपिक्स। टॉपिक्स को पकड़ो, टॉपिक्स को क्लियर करो, उसमें सारे डाउट्स को क्लियर करो, उस पर पक्के हो जाओ। वो जो कैसे डेरिवेशन हुआ, पूरी डेरिवेशन को किसी भी तरीके से याद करो, ठीक है। याद करने के लिए आपको करना क्या है, बस रिवाइज करना और कुछ नहीं करना। पेन लगा करके, पेन ले करके जो है आपको जो है उसको जो डेरिवेशन है उसको बार बार करते रहना है, और इससे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन सबसे बड़ा फैक्टर है परफॉर्मेंस में। पढ़ाई के लिए तो बहुत ज़रूरी है, हर काम के लिए ज़रूरी है भाई। जो भी आप काम करते हो और उसमें आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो, तो वो मास्टरी कैसे आती है, एक्सपर्टीज़ कैसे आती है, वो जब आप उस काम को बार बार करते हो, बार बार करते हो, भले वो मन लगे या ना लगे, लेकिन बार बार जब आप करते हो तो मन लगने लगता है, और बार बार करते हो तो वो चीज़ें बिल्कुल हैबिट में आ जाती हैं, ठीक है। और बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब आप पुरानी चीज़ों को पक्का कर लेते हो तो नई चीज़ें अपने आप सामने आती हैं और उसको सीखने लगते हो आप, और यहीं से होता है दिमाग का विकास। और ये ज़रूरी है, मतलब रिवीजन के प्रोसेस में आपको घुसना ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं हम। आई होप कि आप सबको ये जो पूरा टॉपिक हमने समझाया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। टॉपिक नहीं था, ये तो क्वेश्चन था। हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये बताया हमने। जो गिवन चीज़ें हैं सबसे पहले आपको उसको नोट डाउन करना रहता है, जो आपको फाइंड करना है उससे जो गिवन चीज़ें हैं उनसे रिलेट करना होता है, और फाइनली आपको ये दिमाग में आ जाता है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर सटीक यूज़ होगा, और उसको यूज़ करके आप सलूशन तक पहुँच जाते हो, आंसर निकाल लेते हो। बस यही करना होता है इसमें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को पूरा पसंद किए होंगे। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।